अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के बाद अब इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से भी कह दिया गया है कि वो मुज़ाकरात के लिए यानी ग्रैंड डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने मशरूत कर दिया है इस ग्रैंड डायलॉग को कि वो सिर्फ इलेक्शन के ऊपर बात करेंगे, यानी इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाए, उसके बाद वो बैठ कर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो इससे क्या समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी तक हमें मुज़ाहमत की सियासत करती नज़र आती थी, वो क्या अब मुफाहिमत की जानिब जाने के लिए तैयार हो गई है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये समझ आ गया है कि बहरहाल उनको बैठना ही पड़ेगा, बातचीत ही करनी पड़ेगी अगर वो इलेक्शन में भी जल्द अज जल्द जाना चाहते हैं? तो पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा ये कि आज एक मरतबा फिर से बिजली की कीमतें बढ़ी हैं 7 रुपये 90 पैसे के करीब। उसके बाद शरह सूद में इजाफा हुआ है, 15% के करीब शरह सूद जो है वो हो चुकी है। IMF के साथ मुआहदा अभी तक नहीं हो सका है। बार बार कहा जाता है कि बस मुआहदे के बहुत करीब हैं, लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो ये जो हमारी मुआशी समत है, क्या ये ठीक है? दूसरा आज का हमारा टॉपिक ये होगा। और तीसरा ये कि इमरान रियाज खान सहाफ़ी एंकर जो हैं, आज भी उन्हें कल की तरह एक अदालत से दूसरी अदालत में घुमाया जाता रहा। एक अदालत में वो पेश होते थे तो दूसरे शहर की पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची होती थी। ये मैसेज क्या दिया जा रहा है इमरान रियाज खान को, और क्या ये मैसेज सिर्फ इमरान रियाज खान को दिया जा रहा है या फिर बाकी सहाफ़ियों को भी दिया जा रहा है जो एक मखसूस नुक्ता नज़र रखते हैं? तीसरा आज का हमारा टॉपिक ये होगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर तर्जुमान मुजाहिद बरेलवी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, और मुबशिर बुखारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुजाहिद बरेलवी साहब, सर, कल फवाद चौधरी साहब ने बात की कि ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं। आज इमरान खान साहब ने भी कुछ इस तरह की बातें की हैं, कुछ सहाफ़ियों से मिले, उन्होंने कह दिया कि नंबर वगैरह अनब्लॉक हो गए हैं, लेकिन अभी हाय हेलो नहीं हुआ। तो क्या आपको सर समझ आती है कि वाकई में PTI मुज़ाहमत से मुफाहिमत की तरफ आने के लिए तैयार हो गई है? बिल्कुल वाज़ेह उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो इलेक्शन चाहते हैं और ये शुरू से है। और आपको इल्म है कि जिस तरह जो तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ आई, वो मैनेज तहरीक अदम एतमाद थी। आप खुद देखिए ना कि अब मैं वो उसमें नहीं जाऊंगा, न्यूट्रल और बाकी सब क्या हुआ कि जो 174 लोग जो उनके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आए, कहाँ से आए? जब भी मैं ये कहता हूँ कि ये मैंडेट जो है वो इस हुकूमत का यानी शरीफ का नहीं है। 5 MKM के थे, 8 बाप के थे, 2 जो है वो मैंगलों के लाए गए, एक बेचारे अली वजीर को जेल से लाया गया, एक कोई बेचारा कहीं से वो दुबई से लाया गया। इस तरह कुछ 17 लोग लाए गए। ये जेन्युइन मैंडेट PTI का नहीं था, ये शरीफों का नहीं था। जिस तरह मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि इमरान खान को जब 26 गालिबन, राजा रियाज तो कहते हैं कि सीटें नून लीग के पास कम थी, अगर ज्यादा होती तो हम और ज्यादा ले आते लोग। तो 26 MNA जब इमरान खान साहब को छोड़ गए थे तो उनका मैंडेट खत्म हो चुका था। उस वक्त बेहतर वक्त था कि वो रिजाइन दे के नए इलेक्शन की तरफ जाते, असेंबली तहलील कर लेते। इमरान खान साहब के पता नहीं कौन लोग थे जिन्होंने उन्हें नहीं बताया कि जब 26 आपके MNA मुनरिफ हो जाएंगे तो उसके बाद सबसे पहले MKM छोड़ेगी, हमारे भाइयों की पार्टी, फिर बाप छोड़ेंगे और बाकी लोग भी छोड़ेंगे। तो इमरान खान साहब जब अपना मैंडेट खो चुके थे, ये जो मैंडेट बना है पिछले 15 दिन में, किसने बनाया है? हाँ, एक रह गया, जरदारी साहब चौधरियों के 2 बेटों को लेके आ गया आखिर वक्त में। अब ये तो गौर कीजिए, इस तरह 174 हुए, और आज हर रोज एक कोई धमकी दे रहा होता है MKM और फला के हम छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए इस हुकूमत के लिए बेहतर था। अब आप सबसे बड़ा इनका बयानिया महंगाई था, जिस पर यकीनन वो नहीं समझ सकी उनकी मीडिया में से क्या हुआ। इमरान खान साहब के खिलाफ पॉपुलर बन गए, लेकिन इन्होंने उस बयानिए को, अगर ये बहुत ही यानी मैं कहता हूं इनका कोई होमवर्क होता जैसे अगर आने का, तो ये कम से कम ये तो नहीं होता कि पेट्रोल 160 रुपए की जगह 240 हो जाता। और आपको पता है कि पेट्रोल हद पड़ता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस हुकूमत के लिए बेहतर है जो शहबाज की बैठी है, कि ये जो प्लान बैठाए बैठे हैं कि हम 1.5 साल तक रहेंगे, बल्कि मैं यहाँ बैठे हैं मुबशिर बहुत ही सीनियर आदमी हैं और हमारे हारिस साहब भी, ये 1.5 साल नहीं, ये इलेक्शन अगले इसी पार्लियामेंट से चाहेंगे कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लेकर मजीद 1 साल रहें। ये 2.5 साल का प्लान लेके आए हैं, सॉरी टू से। अच्छा। तो ये जो इमरान खान साहब का, और मैंने कहा ना इमरान खान साहब अपना मैंडेट खो चुके थे, ना इस हुकूमत के बाद ये मैंडेट है कि 2 वोटों पे जो खड़ी भी है
174 पे, यानी प्रेसिडेंट अगर उन्हें कहें, और इन भाइयों को जो बापों के बाद में सबको पता है दोनों हजरात को कि ये 14 या 17 18 लोग कहाँ से आए, ये फौरन इधर से उधर हो जाएंगे। अच्छा लेकिन बरेलवी उससे भी साहब, ज्यादा क्या हम ये कह सकते हैं चल के बात करूंगा, जी वो है पंजाब का इलेक्शन। इस पर जी बात होगी आइंदा चलकर। आप पहले हमारे दोस्तों से बात कर लें कि जी मेक और ब्रेक है पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन। बिल्कुल, और जी इसीलिए हम दोनों तरफ से देख रहे हैं कि भरपूर कैंपेन की जा रही है। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा खुद हैं, यहाँ पर इमरान खान साहब खुद हर हलके में जा रहे हैं। मुबशिर साहब, सर ये जो आपको रवैये में थोड़ी सी लचक, जलसों के अंदर खिताब में तो हमें वो नज़र आता है कि वो जो उनका तरीक़ाकार है, जो अंदाज़े खिताब है इमरान खान साहब का, वो उसी तरह से बात करते हैं, लेकिन बैकडोर वो ये भी कोशिश करते हैं कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। बाकायदा फवाद चौधरी साहब ने भी कह दिया, इमरान खान साहब ने भी कह दिया। अब क्या अब ये समझ लेना चाहिए कि पीटीआई को ये समझ आ गई कि मुज़ाहमत की सियासत का अभी तक उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, और इस चीज़ का भी इदराक यकीनन हो गया होगा इमरान खान साहब को कि नेक्स्ट प्लान क्या है इस हुकूमत का, जो बरेलवी साहब कह रहे हैं कि मज़ीद 1 साल तक इसको आगे लेकर जाएं हुकूमत को। जी बिल्कुल। मामला ये है कि कुछ अनजाने और कुछ जाने फियर्स मौजूद हैं, खौफ मौजूद हैं खान साहब के और उनके रैंक्स में। और बरेलवी साहब जैसे हमारे जो सीनियर्स हैं वो तो शुरू से ही बुनियादी तौर पे इन पे जोर दे रहे थे, और हम जैसी छोटी आवाजें भी उसमें शामिल हाल थी कि देखिए सियासत जो है उसमें आपको मुज़ाकरात करने होते हैं, गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं करने होते, इस मकाम पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं जाना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल टॉलरेंस को एक्सपैंड करने की बजाय उसको हवा दी गई। तो अब मेरा ख्याल है कि हमारे सीनियर्स की बात समझ में आ गई है। और फिर ये भी है कि देखिए ये मुल्क है माइट इज राइट वाला, सिंपल सी बात ये है, कानून जो है वो मोम की नाक है, हर बंदा अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और ऐसी सूरत हाल में फिर आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। लेकिन खान साहब का जो पोस्टर था कि मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, बिल्कुल बात नहीं करूंगा, वो सियासत में नहीं चलता वो पोस्टर। और स्पेशली ऐसी सूरत हाल में जब आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, आप भी बैसाखियों पे खड़े हैं और फेडरल में और पंजाब में, और उसके बाद आपको अपने बंदों पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट भी जहाज भर भर के जहांगीर तरीन साहब लाते रहे और बनाते रहे, आपकी गवर्नमेंट को मजबूत उसमें जो तादाद दरकार थी उस तक लाए। तो ऐसी सूरत हाल में आपको ये नेगोशिएशन का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए था। वो शायद है ये बात कि जलसे में चले हैं, उनका अपना डिक्शन बरकरार है, अपना कर्रोफार बरकरार है, लेकिन बैकडोर वो गुफ्तगू कर रहे हैं और ये जारी रहनी चाहिए। और मैं तो इस बात का कायल हूँ कि हमें बुनियादी तौर पे वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो गई, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हो गया, अब हमें एक चार्टर ऑफ एथिक्स भी साइन करना चाहिए, जो हमारे मुल्की सियासी पार्टीज को कुछ एथिक्स, जो पॉलिटिकल एथिक्स हैं और कुछ सोशल एथिक्स हैं, उन पे कारबंद रहने के लिए कहे, और साथ में उन पार्टीज के फॉलोअर्स को भी उन एथिक्स को फॉलो करने का कहे। मेरा ख्याल है ये ज्यादा जरूरी बात है इस वक्त इस सारी सूरत हाल। सही। ब्रिगेडियर साहब, आप सुन भी रहे हैं हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू। एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे और उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, तो सब यही कह रहे थे कि यही काम अगर वो पहले कर लेते तो इस तरह की सूरत हाल ना बनती जो 9-10 अप्रैल को बनी थी। आज जो ये बात हो रही है कि फाइनली उनको समझ आ गया है कि बैठ कर बातचीत करने से ही मसाइल का हल निकलेगा। इमरान खान साहब वही हैं जो इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर कहते हैं कि देखें जंगे किसी चीज़ का हल नहीं है, आपको बैठ कर बात करनी पड़ती है। तो वो अपने मुखालिफिन से, जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी वो कहते थे मैं किसी से बात नहीं करूँगा, अब आकर जब समझ आ गई है कि बातचीत के दरवाजे बिल्कुल बंद करने से कोई चीज़ उनके हाथ नहीं लगेगी, तो वो बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। देखें, इसमें ये बात है कि इमरान खान अभी इसलिए नहीं बैठना चाहते कि अगर वो इस वक्त बैठते हैं तो दैट मीन कि एक्सेप्टेड द न्यू गवर्नमेंट, और उनका मैंडेट जो भी है बिन कंटेस्टिंग ऑल द टाइम, वो उसकी वजह से वो नहीं बैठते हैं। लेकिन अभी भी उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर इलेक्शन पे गवर्नमेंट तैयार है तो देन ही इज़ रेडी टू सिट, गो टू द पार्लियामेंट ऑल्सो, और सॉर्टिंग आउट करके सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बट पीटीआई ने सबसे बड़ी गलती की है कि नेशनल असम्बलीज को किसी हालत में बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई एम टॉकिंग अबाउट इट। देखें,
अवाम ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के नेशनल असेंबली भेजा ताकि अब उनके बिहाफ पे लेजिस्लेशन करें, उनके लिए डेवलपमेंट करें, उनके लिए और जो अच्छे कवानीन हैं वो बनाएं ताकि वो उनकी फलाह बहबूद का काम किया जा सके। अब आप 125-30 लोग अगर असेंबली से बाहर बैठे हुए हैं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं अवाम को सुनने वाला। ये एक बहुत बड़ी, फिर अगर आप अंदर होते तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होते। 125-30 लोग असेंबली में, दे आर वन ऑफ द मेजर पार्टी, एक सिंगल पार्टी। फिर आपका मेंबर ऑफ अपोजिशन लीडर आपका होता, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन आपके पास होता, आपने चेयरमैन नैब को सिलेक्ट करने हैं वो आप कर सकते। जो उन्होंने इसका बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्होंने सारी लेजिस्लेशन कर ली, सब कुछ कर लिया। बहरहाल नेशनल डायलॉग की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट के पास है। PMLN की गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी भी एक ज़रूर इमरान खान को किसी और का थ्रू डायरेक्ट प्राइम शुड ऑफर हिम और राइट हिम अ लेटर कि जी वी वांट कि आप आएँ, बैठें, तमाम चीज़ों पर डिस्कस करें, इंक्लूडिंग इलेक्शन, क्या रिजर्वेशन हैं, इकॉनमी की बात करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, कंडीसिव सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की बात करें, मुल्क को कैसे लेकर चलना है वो बात करें, इलेक्शन का भी जरूर जिक्र करें। व्हेन यू सिट अक्रॉस द टेबल, कई चीज़ें जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो कोई मसाइल का हल निकल आता है। और ये जो खींचातानी, नाराज़गियाँ दूर वो ख़त्म होता है, इंटरेक्शन करके आपकी हो जाती है। आप वो गवर्नमेंट का काम है सिचुएशन डिफ्यूज़ करना। बट अगर गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी अगर एक PTI या इमरान खान कुछ बातें स्टेटमेंट देते हैं तो उसे डबल स्टेटमेंट जो वो उनकी मरियम नवाज। एग्जैक्टली सर, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी ब्रिगेडियर साहब कि विलिंग तो दोनों फरीकों की तरफ से आ गई है कि वो चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन असल में वो लोग बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं भी, क्योंकि अगर हम इस वक्त हुकूमत के रहनुमाओं को देखें, वज़रा को देखें, वो कहते हैं कि जी इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं, गिरफ्तार करने की बातें करते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब या उनके जो रहनुमा है PTI के, उनकी तरफ से भी इसी तरह की बातें की जाती हैं। एक्चुअल में ये लोग विलिंग हैं मुज़ाकरात करने के लिए, दोनों फरीक? गवर्नमेंट को है तो ये मुबशर खाली जैसे सीनियर लोग बैठे हैं और ये जानते हैं मैं इतना जुर्रतमंद नहीं हूँ। एक जमाने में बड़ी जुर्रत और बहादुरी दिखाता भी था और करता भी था, थाना कचहरी बेरोजगारी से गुजर गया। तो मुझे तो ये बड़ी हैरत होती है, ये नई नौखेज एंकरों की ब्रिगेड निकली है टेलीविजन पे आके, किस तरीके से वो नाम लेते हैं बड़े बड़े इदारों का, बल्कि उनके भी पता नहीं, अब छोड़िए पिंडी या पारा में बैठे हुए लोगों का। तो मैं उतनी जुर्रत नहीं कर सकता, और मैंने कहा ना नौखेज ब्रिगेड की। लेकिन ये जरूर है कि जो सॉरी टू से कि जिस जो अकलियत को अक्सरियत, जैसे मैंने कहा ना कि इमरान खान की गलती अपनी जगह, जो 2 वोट देकर इनको लाया गया है सबके सामने है ना, या जो आप पंजाब में देख रही हैं। अब आप देखें पंजाब में क्या हुआ, आज दोबारा उनको फिर 5 लोगों को कर लिया। अब ये बड़ा कड़ा इलेक्शन है और मैं आपकी तवज्जो ज्यादा इस पे ही दिलाऊंगा। इस इलेक्शन में आप बड़ा दुआ करें कि वाकई फेयर एंड फ्री हो, और शहबाज शरीफों को, क्योंकि जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी तो शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, तो फरागदिली का मुजाहरा करना चाहिए अगर चीफ मिनिस्टर जो है तहरीक इंसाफ का आ जाए। लेकिन अगर इन्होंने हथकंडों के जरिए PTI को बाहर किया और खुदा ना करे उसका रद्द-ए-अमल लाहौर में बहुत खौफनाक आया, तो सूरत-ए-हाल बहुत संगीन भी हो सकती है। तो मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि ये जो मैं आपसे कह रहा था ना कि बातचीत की बात, भाई ये मैंडेट आपका नहीं है। मैं ये तवातुर से ये बताना चाह रहा हूं और कहता भी रहा हूं कि ये है। इनके कितने वोट थे आपने देखे, बजट सेशन हुआ, बार बार शहबाज शरीफ साहब को ये 158-162 वोट मिलते थे ना 3.5 साल में। तो ये अचानक 18 लोग इधर से उधर हो गए, तो उसका वादे मतलब ये है कि किन लोगों ने कहा, मैं कोई नहीं कहता न्यूट्रल और एम्पायर और जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सॉरी टू से आप हुई या MKM, बाकी जो लोग हैं इनका पस मंजर जानते हुए मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, बल्कि मेरे एक MNA बड़े दोस्त में कहीं बैठा था, कहने लगे हमें कोई फोन कॉल नहीं आई। मैं समझा नहीं, मैंने कहा कॉल नहीं आई क्या मतलब? बोले हाँ, अगर कॉल आती तो शायद हम इमरान खान का साथ देते, यानी उल्टी बात कह रहे थे। आप मेरी बात समझी ना? तो ये बदकिस्मती थे, इमरान खान भी रात के 12 बजे किसी कॉल का इंतजार करते रहे शायद, उसके बाद उन्होंने कोई भेजा असद कैसर को कि जाओ भाई पार्लियामेंट में जाओ, मुझे कॉल नहीं आई है। लेकिन शायद असद कैसर साहब को शायद कॉल आ गई थी।
मुबशिर साहब, सर आपकी तरफ में आती हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसने आज बड़े फैसले किए हैं। बीआरटी, बैंक ऑफ खैबर, बिलियन ट्री और मालम जबा केसेस जो हैं उनको दोबारा खोलने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो सर ये प्रेशर जो है बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, प्रेशर में आएगी पीटीआई? जी देखिए, प्रेशर में तो ऑलरेडी वो हैं, क्योंकि एक प्रेशर नहीं है, मल्टीपल प्रेशर्स हैं। सबसे पहला प्रेशर तो ये है कि खान साहब ने जो पॉपुलैरिटी गेन की है उसको मेंटेन कैसे रखना है, और बड़ा जोरों शोर से वो जलसे कर रहे हैं। 17 उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी आउट ऑफ 20 उसमें अपने जलसे अनाउंस किया और बड़े अच्छे जलसे कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट, कि अच्छी पार्टिसिपेशन उसमें हो रही है। लेकिन ये भी एक प्रेशर है कि खान साहब जी, मुबशिर साहब से राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया, कोशिश करेंगे दोबारा से उनसे राब्ता करें। आई वांट टू ऐड समथिंग। जी ब्रिगेडियर साहब, मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ, आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, आप क्या कमेंट करना चाह रहे हैं इस पे? मैं मुजाहिद बरेलवी की बात करना चाह रहा हूँ। ही इज एब्सोल्युटली राइट कि पंजाब का इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेस्ट में, कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, याद रखें। और उसका लिटमस टेस्ट और लेडर जो है ना फर्स्ट, वो पंजाब का इलेक्शन है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, सीएम पंजाब की, जो डेवलपमेंट फंड इशू हो रहे हैं वहाँ पर काम कराए जा रहे हैं, पोलिंग स्टाफ जो है जो इलेक्शन कमीशन सेट कर रहा है किसकी मर्जी का कर रहा है, उनका बायस एटीट्यूड पहले नज़र आता है। दे हैव टू गेट अ वेरी क्लीन शीट। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा इलेक्शन में पाकिस्तान को इस दफ़ा तमाम पॉलिटिकल पार्टी के ऑब्जर्वर साथ लें और लेके दिखाएं उनको स्टेशन में ले जाके, पोलिंग स्टेशन में कैसे काम हो रहा है, कैसे से ये ट्रांसपेरेंसी हो रही है, क्या इसमें कोई हो रही है। क्योंकि अगर पीटीआई इन इलेक्शन को नहीं मानती जेन्युइन रीजन की वजह से, तो फिर मुल्क में बड़ी अनारकी होगी, बहुत हालात ख़राब होंगे और ये पूरा 1 साल ऐसे चलेगा जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे। सर इस चीज़ का तयन कौन करेगा? मुझे ये समझ नहीं आती। जो भी जमात हार जाती है वो कहती है धांधली हुई है। इस चीज़ का तयन कौन करेगा कि जनाब साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं? इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नज़र आने चाहिए इनसे ये ट्रांसपेरेंस होते हुए, ये बातें नहीं होनी चाहिए। और ऑब्जर्वर लें ना सारी पॉलिटिकल पार्टी के और उनको हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिखाएं कि देखिए हम ऐसे कर रहे हैं। फाइंड अ वे आउट। ये इलेक्शन कमीशन का टेस्ट है। अगर ये इलेक्शन फेयर नहीं होते, पूरा 1 साल मुल्क के लिए तबाही है, एनार्की है, लड़ाई झगड़ा है, इकोनॉमिक डिजास्टर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। व्हाट एल्स वी वांट फॉर दिस कंट्री? डू वी वांट दिस? क्या पाकिस्तान के अवाम अपने माइंडों को इसलिए लेकर आते हैं? क्या हम इलेक्शन नहीं करते? अगर आपने ईवीएम ख़त्म कर दिए हैं तो मीन देन डिवाइज अ वे, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कहा हुआ ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंजॉर्निटी भी है कि आपने कैसे करना है। ठीक है, तो आप करें, करके दिखाएं, वरना होगा भी कि बैलेट बोर्ड को तोड़ा होगा जैसे कराची में हुआ, या आपके बैलेट में उठा के भाग रहा होगा, या रिटर्निंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठा के भाग रहे होंगे, या कुछ और हो रहा होगा। सर वो सिंध के इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 99% वहाँ पर अमनो अमान से इलेक्शन हुआ है। तो बड़ी हैरानी हुई क्योंकि जिस तरह के इमेजेस, जिस तरह की फुटेजेस, जैसी रिपोर्टिंग होती रही, वो तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे। बहरहाल मैं आगे बढ़ती हूँ। मुबशिर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मुबशिर साहब, इलेक्शन कमीशन की बात की है ब्रिगेडियर साहब ने, तो इलेक्शन कमीशन ने जो हमजा शहबाज साहब का जो उन्होंने ऐलान किया था कि 100 यूनिट से कम बिजली का बिल नहीं आएगा, मुफ्त बिजली दी जाएगी, उसको तो उन्होंने कह दिया कि ये मुअत्तल कर दिया, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल। तो सर अब पीटीआई को थोड़ा सा ज़रा एहसास होगा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि फेवर में है इनके और इनका नुमाइंदा ही बना हुआ है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा होगा, ये ऐसा लगेगा पीटीआई को? जी देखिए, बरेलवी साहब ने और ब्रिगेडियर साहब ने एक बात की और मैं दोबारा उसको रिपीट करता हूँ अपने अल्फाज में। खान साहब 2013 से 18 के दरमियान 33 सीटों का मैंडेट हुआ। ये अलग बात है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, वो ज्यादा सीटें हो सकती थी उनकी, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अब चूंकि बहुत डिस्कस हो चुका है। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि खान साहब उस वक्त भी पार्लियामेंट से बाहर बैठ गए, बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया।
अब जब खान साहब के पास 125 जनरल सीट्स मौजूद थी और बदकिस्मती फिर ये है कि खान साहब पार्लियामेंट के बाहर, जिसका मतलब है कि खान साहब को शायद अभी तक इदराक नहीं, या वो इदराक रखना नहीं चाहते कि पार्लियामेंट पाकिस्तान का एक सुप्रीम इदारा है। तो अगर वो इस तरह नहीं समझते तो फिर इतनी तगदो क्यों कर रहे हैं? ठीक है, उन्होंने ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम में पॉपुलैरिटी गेन की, उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं और ट्विटर स्पेस तक को यूज कर रहे हैं। लेकिन जब अवाम उन्हें मैंडेट देंगे तो जाना तो उन्होंने पार्लियामेंट में है। तो सबसे अच्छी बात यही होती, ये जितने इश्यूज की आप निशानदेही कर रही हैं, इसके लिए बेहतरीन फोरम था इनको टैकल करने का नेशनल असेंबली। खान साहब वहां पे मौजूद होते। अभी आपने बात की इलेक्शन कमीशन की, ये बात भी उस फ्लोर पे होती, ज्यादा प्रोजेक्शन मिलती और बाकायदा गवर्नमेंट को बैकफुट पे ले जाया जा सकता था। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन अभी कर रहा है उसमें जाती तौर पे हमें जो नजर आ रहा है, उसमें इलेक्शन कमीशन एक स्ट्रॉन्ग चेक रखने की कोशिश कर रहा है। और खान साहब माजी में तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बड़े अच्छे जज्बात रखते थे, सडनली उनके जज्बात भी चेंज हो गए उनके हवाले से। तो मेरा ख्याल है ट्रस्ट करना चाहिए। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये चीजों को गलत तरफ ले जाता है। हमें पंजाब में एक अच्छा कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है दोनों पार्टीज में, क्योंकि देखिए पंजाब पॉपुलैरिटी टेस्ट भी है खान साहब का, दूसरी तरफ पीएमएलएन को ये गुमान है कि पंजाब में वो अनबीटेबल हैं। और माजी में अगर आप देखें इमरान खान साहब जब रूल कर रहे थे पंजाब में और सेंटर में, तो तकरीबन 14 नशिस्तें पीएमएलएन ने जीती जितने इलेक्शन हुए और 10 पीटीआई ने जीती। अभी जो सूरत हाल है ये भी बड़ी मजे की है। उसकी वजह यह है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने 5 बंदों का कोर्ट्स के ऑर्डर के ऊपर जो रिजर्व सीट्स पे पीटीआई का नोटिफिकेशन जारी किया, उससे पीटीआई की पोजीशन बेहतर हो गई है। सिर्फ 4 सीट्स का डिफरेंस रह गया, यानी 173 एंड 177। अब उस सूरत हाल में खान साहब अगर सीट्स ले लेते हैं 13 आउट ऑफ 20, जो कि आपको 11 आउट ऑफ 20, तो कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं लगती है, मतलब हो सकता है। तो ये इस पे दारोमदार है मेरा ख्याल है इस इलेक्शन पे। हारिस साहब ने भी निशानदेही की, बरेलवी साहब ने भी की। एक तो ये इलेक्शन पीसफुल होना चाहिए, लेकिन इस पे हमारे फ्यूचर का दारोमदार है, पॉलिटिकल फ्यूचर का ये इलेक्शन, क्योंकि हर 2 सूरतों में इसी पे ही डिपेंड करता है कि हमारे नए पॉपुलैरिटी टेस्ट इसको कहा जा सकता है, नून लीग के लिए भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और अगले इलेक्शन में फिर क्या ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा, इसका भी काफी हद तक सामने आ जाएगा इस इलेक्शन के बाद। सर एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक से आएंगे तो यहीं से अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुजाहिद बरेलवी साहब, सर इस वक्त जो सूरत हाल है, बशीर साहब ने भी इस का जिक्र किया कि पीटीआई जो है वो बड़े ज़बरदस्त जलसे भी कर रही है, बड़े पावर शोज़ हो रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त उनकी कैंपेन जारी है, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ ऐसी बातें भी करते हैं कि इनकी पूरी कोशिश है कि धांधली की जाए और हमें हराया जाए। वो जिक्र भी करते हैं कि एक शख्स को बिठाया हुआ है पंजाब के अंदर हमें हराने के लिए। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ से ये ज़िमनी इंतखाबात जीतना पंजाब में? बरेलवी साहब सॉरी, जरा सवाल रिपीट कीजिएगा आयशा। जी बरेलवी साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त पीटीआई कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड है, उसके साथ साथ कोशिश की जा रही है धांधली करने की, किसी शख्स को बिठाया हुआ है पंजाब के अंदर जो पीटीआई को हराना चाहता है। ऐसी सूरत हाल में वो क्लेम भी करते हैं कि हम 20 की 20 नशिस्तें जीतेंगे। तो सर ये कितना बड़ा चैलेंज है पीटीआई के लिए? देखिए, एक तो जो मेरे अभी दोस्त ब्रेक से पहले कह रहे थे, तो ऑलरेडी आपको इल्म है कि जब पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, जब नून लीग में काफ लीग बनी थी, तो दोनों फंडामेंटल पॉलिटिकल पार्टी ने तय किया था कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, जो पार्टी से वफादारी छोड़ेंगे। इवन मियाँ साहब ने तो वो लॉज लाए थे, गालिबन मैं अभी तरमीम याद नहीं है, बारी तरमीम, कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर भी आप लीडर ऑफ द हाउस की मुखालफत नहीं कर सकते। और इसीलिए वो जो लोटाक्रेसी कहें, आप वफादारियां तब्दील करें, मुनरिफ होना, ये लॉ लाया गया था। अब आपने इलेक्शन कमीशन ने देखा, कोर्टों ने देखा कि राजा रियाज जो पीटीआई के टिकट पर खड़े हुए थे, वो कहते हैं जी 26 अरकान तो हमारे साथ हैं, लेकिन नून लीग के बाद टिकट नहीं है।
लेकिन कितना आप इंजॉय करें इस लफ्ज को, मुबश्शिर बुखारी जरूर करेंगे और ब्रिगेडियर, कि उनके पास इतने टिकट नहीं है वरना और भी आ जाते, यानी, और वो साहब लीडर की अपोजिशन हो गए। तो मैंने भी मुझसे कि आप क्या किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? क्या सियासत में कोई मॉरलिटी नहीं होती? क्या कोई कमिटमेंट नहीं होता? क्या आप ये चीजें खत्म करना चाह रहे हैं? यानी अगर उसूली तौर पर बात है कि उस शख्स को इलेक्शन कमीशन कहता कि नहीं आप जाइए दोबारा इलेक्शन लड़े, इन 26 लोगों को चाहिए था कि जाते इलेक्शन लड़ते हो, दोबारा इलेक्ट होके आते हो, फिर चाहे जिसको वोट देते, जैसा कि पास में हुआ है। बहुत सारे एमएनए ने अपनी वफादारी तब्दील की, तो फिर इलेक्शन में गए, फिर दोबारा इलेक्ट होकर उन्होंने वोट किया। तो आप ये जो कह रहे हैं कि ये जो इमरान खान को बैठे रहना था, कम से कम इस पर मैं उनके स्टैंड के साथ हूं, फिर आप इसके माने उसको मोर जब्त कर रहे हैं कि हाँ आप जीते बल्ले पर या शेर पर, और आपको अगर कोई मराहत मिल जाए या दबाव हो जाए तो आप अपनी वफादारी तब्दील उधर चले जाएं। क्या ये सियासी अखलाकियात है? क्या ये पॉलिटिक्स है जिसे आप कह रहे हैं सियासत में सब कुछ जायज है? बिल्कुल सही करा कम से कम इस हद तक इमरान खान ने कि उस पार्लियामेंट में बैठे थे इनकार कर दिया, जहां ये जो राजा रियाज और ये जो लोग बैठे थे जो बल्ले के टिकट पर मुतव हो गए थे, अब कहते हैं जी हमारा जमीर जागा, इमरान खान ने ये करा। अब तो नई नई कहानियां आ रही हैं, स्कैंडल आ रहे हैं, खवातीन को बीच में लेके आ रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और जो जो बातें इमरान खान के खिलाफ कर रहे थे, आज ये अब ये क्या कर रहे हैं? रोज बैठकर सुबह से शाम तक नून लीग के लोग आप घरों में चले गए कैमरे लेके। अगर इमरान खान ने गलती की तो ये क्या कर रहे हैं? हर रोज कोई खातून अव्वल के नाम और एक आदमी में देख रहा था कि सबसे ज्यादा जो देखा जाने वाला चैनल और पढ़ा जाने वाला अखबार जो है एक और खातून को लेके आ गया। ये तरीका है चैनल की रेटिंग का, नंबर 1 बनने का। सॉरी टू से, और आप मैं इसीलिए कहता हूं कि नाम नेहाद सहाफियों की नई ब्रिगेड आई है, ये इस वक्त चैनल पार्टी और एंकर उनके हवारी बन गए, माउथपीस बन गए, और ये बढ़ावा दे रहे हैं एक ऐसे कल्चर को जो कभी हम लोगों ने अब याद है कि सीनियर जो हम लोग थे, जो निसार उस्मानी, मिनाज बरना, इनके रास्ते पे चलते थे, उन्होंने नहीं पार्ट बनते थे। आइडियोलॉजी जरूर सहाफी की होनी चाहिए, पार्टी नहीं बनना चाहिए, उसे तर्जुमान नहीं बनना चाहिए, जैसा कि ये बन गए हैं इस वक्त, जैसा कि हैं इस वक्त जो जो बड़े नाम आज आपने जो बनाए हैं। क्या है भैया, जरा इनका सीवी तो दिखाइए हमें, कहां से आए हैं ये? और इमरान खान साहब उन्हें शहीद साहब और अजीम साहब वो बना रहे हैं, और हम पे मुसल्लत कर रहे हैं इस तरह की ब्रिगेड को, जो आपके इस तरह के बयान यही शरीफों ने किया था, उनका यही कसूर था ना, उन्होंने भी यही किया था। बाहर मामला में इमरान खान उस चीज को आगे बढ़ा, लेकिन मैं कंक्लूड ये करूंगा कि इस वक्त असेंबली में जो इन्हें अक्सरियत हासिल है, जिसमें ये प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं, ये इनका मैंडेट नहीं है। यहां तक इमरान खान के साथ हूं कि उन्हें सही करा के इस असेंबली से इस्तीफा दे दिया। सही। मुबश्शिर साहब, आपसे भी यही सवाल, कितना बड़ा चैलेंज है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, गिवन जो इस वक्त सिचुएशन है? जी, मैं वही अर्ज कर रहा था, चैलेंज तो है, लेकिन इसका हल वही है कि देखिए, आपने कुछ डिमांड्स अगर रखनी है उनके सामने, तो फिर आपको उनके सामने टेबल पे बैठना पड़ेगा कहीं ना कहीं। चलिए, बैकडोर डिप्लोमेसी आपने स्टार्ट किया है, हम इसको भी वेलकम करते हैं, क्योंकि ये रेलवी साहब में एक ही कबीले से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया उन्होंने कि एक सहाफी के लिए जो अखलाकी रेड लाइंस हैं, उसमें जब वो रिपोर्ट कर रहा होता है या अपनी ओपिनियन दे रहा होता है, तो उसका रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल टिल्ट उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और बदकिस्मती है कि अब वो सारा कुछ हो रहा है, तो हम मीडिया वाले भी मेरा ख्याल है लॉबिंग ज्यादा कर रहे हैं जर्नलिज्म की बजाय। तो हम यही मशवरा दे सकते हैं कि चैलेंजेस आपको दरपेश हैं, लेकिन चैलेंजेस आपके लिए शायद कम है और मुल्क के लिए ज्यादा है। हुकूमत वक्त को भी मुल्क का सोचना पड़ेगा, अगर वो इंतकामी कार्रवाइयां अनड्यू कर रही है रोकनी पड़ेंगी, और इमरान खान साहब को भी सोचना पड़ेगा कि उन पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इस वक्त वो पॉपुलर लीडर हैं, उनका अपना एक करिश्मा है। वही मैं कह रहा था पहले भी कि पीटीआई के अंदर बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब के बाद इमरान खान साहब ही और कुछ नजर नहीं आता, तो इसलिए उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और वो इस पोजीशन में ला सकते हैं हुकूमत को कि वो अपने डिमांड्स मनवा सकें। उनकी डिमांड सबसे पहले फेयर एंड फ्रेश इलेक्शन है, तो वो मनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें गुफ्तगू का आगाज करना पड़ेगा, और तभी वो जब तक वो सिस्टम में बाकायदा इन्वॉल्व नहीं होते, तब तक वो इन चैलेंजेस से स्टेट पावर के जरिए। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, तो ये कि ठीक बात है, इंजीनियर होते हैं, इलेक्शन हमने तो बेशतर देखे, लेकिन मैं मुजाहिद रेलवी साहब को खसूसी तौर पे, ब्रिगेडियर साहब को भी 1988 का इलेक्शन याद करवाऊंगा,
जब ब्लॉक की जाने की तमाम कोशिशें की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विक्ट्री को, लेकिन उस सब कोशिश और ये ऐसे केस में फैसला आ चुका है, मतलब आपके सामने, आप तो कोई उसमें सीक्रेट नहीं है। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी जो है वो स्लिम मेजोरिटी से जीत गई और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने हुकूमत फॉर्म की। तो जब खल्के खुदा निकलती है तो आपके तमाम प्लान जो हैं इस तरह की इंजीनियरिंग के, वो धरे के धरे रह जाते हैं। हमने ये ऑब्जर्व भी किया। उस वक्त तो हम इसको स्टूडेंट लाइफ के तौर पे, एक एक्टिविस्ट के तौर पे ऑब्जर्व कर रहे थे। तो ये जब खान साहब की पॉपुलैरिटी ग्राफ इस वक्त बहुत अच्छा जा रहा है, तो उन्हें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और आवाम पे भरोसा करना चाहिए। और याद रखिए कि उस वक्त ये सोशल मीडिया नाम की कोई चीज नहीं थी। हमें बड़ा मुश्किल होता था ऑब्जर्व करना कि भाई धांधली होगी या क्या करें इसका। एक पीटीवी है और अगले दिन के अखबार हैं जिन्होंने अगले दिन आना है। तो अब तो एक मिनट के अंदर आप कहीं भी कुछ भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए धांधली करना शायद इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं को जी, सही जी। सही। ब्रिगेडियर साहब, सर एक तो बात की ना मुबशिर साहब ने कि पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है खान साहब का वो काफ़ी ऊपर है, बड़े अच्छे जलसे भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम नून लीग को देखें तो इनका जो कैंपेन थी तहरीक अदम एतमाद से पहले वो थी महंगाई, कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर जो मुरहरफीन थे वो जब छोड़कर जा रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि हम अपने हलकों में किस तरह से जाएंगे, इतनी बुरी हालात हो चुके हैं। लेकिन सर इस वक्त जो सूरत हाल है 21% से ज़्यादा पर इस वक्त इन्फ्लेशन पहुंची हुई है और शरह सूद भी बढ़ गई है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। आज एक मरतबा फिर से पेट्रोल की कीमतें आपको पता ही है इस वक्त कहाँ पर है। ये महंगाई कितना बड़ा डेंट डाल सकती है नून लीग के वोट बैंक के अंदर? देखें आयशा, पीटीआई के पास एक बहुत बड़ा नैरेटिव है इस वक्त। नैरेटिव ये रिजीम चेंज की वो बात करते हैं उनकी, और अपने मुझे हटा दिया, डिफरेंट कर दिया। और वर्सेस पीटीआई के पीएमएलएन के पास नैरेटिव क्या होना चाहिए था, जो हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत कम कर दी, डॉलर कम कर दिया, अवाम को रिलीफ दे दी, गैस कम कर दिया, बिजली कम कर दी, दैट वुड हैव बीन बैलेंस्ड। अब इमरान खान का नैरेटिव जो ऊपर किया हुआ है, अगर आज इलेक्शंस हो रहे हैं, पीएमएलएन के पास क्या नैरेटिव है मुझे बताइए। आई एम टॉकिंग एज अ सिटीजन। मैंने वोट डालने हैं, मुजाहिद बरेली साहब ने डालना है, मुबशिर साहब ने डालना है। हमारे पास क्या क्या एक है क्राइटेरिया कि हम क्या करें कि पीएमएलएन ने अपने केसेस आए ठीक कर लिए, ऑर्डिनेंस चेंज कर दिया, ईवीएम खत्म कर दिया, ओवरसीज खत्म कर दी, एंड दैट्स ऑल। पर्सनल इंटरेस्ट। क्या पीएमएलएन ने मेरे जैसे अवाम के लिए कोई एक चीज डिलीवर की है? द आंसर इज नो। पीटीआई ने जो अपना बिल्ड किया वो ऊपर जा रहे हैं। सो अगर फेयर अवाम की समझ में हो, हमारी समझ में हो, तो वी फील के पंजाब में पीटीआई को जीतना चाहिए। अगर आउटराइटली इसके खिलाफ डिसीजन आता है, दैट मीन्स कि समथिंग हैज गॉन रॉन्ग समवेयर। तो ये चीजें जो है ना, ये पीएमएलएन गवर्नमेंट को बहुत सोचनी पड़ेंगी। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बहुत सोचना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान को एक साल के लिए जो है वो आप इंतशार में धकेलने जा रहे हैं, या पाकिस्तान को आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए लेके जा रहे हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होगी। और अगर इमरान खान के पास एक ही ऑप्शन है कि वो पंजाब का इलेक्शन जीतें फेयर तरीके से, जो ज़ाहिर उनको पावर नहीं है, तो फिर पंजाब लेने के बाद ही कैन से कि मैं पंजाब से रिजाइन कर रहा हूँ, मैं केपीसीए से रिजाइन कर रहा हूँ। देन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, पीएमएलएन के पास कोई ऑप्शन नहीं रह रही थी के बजाय कि वो अर्ली इलेक्शन अनाउंस करें। इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट में दे विल यूज ऑल मीन्स, पीएमएलएन की पार्टी, कि हम पंजाब में अपना सीएम ले आएँ, मुस्तकम गवर्नमेंट बनाएं, ताकि पंजाब और ये मिल के अगला 1-1.5 साल गुजार सकें स्टेबिलिटी के साथ। लेकिन उस सूरत में इमरान साहब चैन से नहीं बैठने वाले, वी नो है। तो इमरान खान इज ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड कि अभी आपका नैरेटिव बिल्ड हुआ है, आप इसको लेके चलें, बिल्ड करें, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं लेकर आए, इसलिए कि फिर मुल्क को नुकसान हो रहा है। पॉलिटिशियंस को पहले मुल्क का भी सोचें। ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी अपना सोचती है, बिजनेस सोचती है, इंडिविजुअल सोचते हैं, वट एवर इट इज, पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान में हमने रहना है, पाकिस्तान है तो हमें, पॉलिटिकल पार्टी भी सूरत में, आइन भी सूरत में है, कानून भी सूरत में है। तो ये चीज़ें हमारे पॉलिटिशियन में नहीं है, किसी में भी नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि लेकिन फिर भी मुल्क के वसी तर फवायद में ये है कि पंजाब का इलेक्शन
शुड बी नज़र आना चाहिए, इंसाफ होता हुआ, साफ होता हुआ, ट्रांसपेरेंट होता हुआ। अगर पाकिस्तान को आपने पॉलिटिकल क्राइसिस से निकालना है तो दिस इज़ द रेसिपी फॉर यू। नाउ इट इज़ अप टू द पीपल ऑफ पंजाब, द पंजाब चीफ सेक्रेटरी, पंजाब IG पुलिस एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पंजाब का ख़ास तौर पे ये इनका काम है कि ये इस वक्त मुल्क के लिए क्या देखते हैं। वी आर ऑल वॉचिंग इट। और यहीं पर या इनको सबको सैक करना चाहिए अगर ये गलत करें, और या इनकी सबकी तारीफ करनी चाहिए कि जी इन्होंने बहुत फेयर इलेक्शन कराया। दैट इज़ व्हाट इज़ द रेसिपी फॉर पाकिस्तान दीज डेज एंड टुडे एंड टिल 17। सही, ठीक हो गया। आखिरी जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आ जाते हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, सर आपने पहले भी वैसे जिक्र कर दिया था, लेकिन एक मरतबा फिर से मैं पूछ लेती हूँ। जो इस वक्त गिरफ्तारी हुई है एंकर इमरान रियाज खान, उनको कल की तरह आज भी हमने देखा कि कभी एक अदालत, उसके बाद दूसरी अदालत, उसके बाद तीसरी अदालत, और ये भी खबरें आती रहीं कि उन पर जहनी तशद्दुद भी किया जा रहा है, सोने नहीं दिया जा रहा। सर ये बावर करवाया जा रहा है उन्हें भी और उनके साथ साथ जो बाकी सहाफ़ी हैं उनको भी कि आपने ख़ास हदूद के अंदर रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना। देखिए, मैं तो किसी के साथ क्या, किसी इमरान रियाज क्या किसी आम आदमी के साथ भी ये ज्यादती होगी, कौन आदमी इस बारे में दो राय रखेगा। लेकिन हम सहाफ़ी जो हैं वो क्योंकि जरा आगे बढ़कर हैं, हमें एक इंटेलेक्चुअल समझा जाता है, हमें एक कमिटेड लोग समझा जाता है, हमें मिसालिया बनना चाहिए। मैं जो शरीफ कर रहे हैं उनका अपना नुकसान है, या जो ये लोग अगर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं इसका जवाब वो दें। लेकिन मैं जो आपसे मैंने पहले ये कहा था, लेकिन मई 98-9 में गालिबन मुबश्शिर दुरुस्त कर दे नजम सेठी के साथ क्या हुआ था जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। और आज आप देखिए कि नजम सेठी की बेगम जुगनू मोहसिन ने कहा कि मेरी अम्मा का इंतकाल को पहला दिन हुआ था, मैं वोट डालने आ गई थी हमदा शहबाज को, और अभी फिर वो आ गई थी। यानी आप और कीजिए कि वो भूल गए उस नजम सेठी को। और मैं कितने वाक़े हुसैन हक्कानी के वाक़े याद दिलाऊं कि उनके साथ क्या हुआ। और ये जो पीपल्स पार्टी के दौर में किस तरह अखबार जिसारत बंद हुआ, तो हम लोगों ने जिसारत अखबार, सहाफ़ी की आइडियोलॉजी होनी चाहिए। मैं ये कह रहा था आपसे, आइडियोलॉजी खाते लोग जिद्दत करते हैं, कुर्बानियां देते हैं। हमारे सीनियर ने जो कोड़े तक खाए, ये जो आज चलते चलते ये भी कह दूं मुबश्शिर बुखारी के लिए, जिसमें करते हैं कि जब सहाफ़ियों के 4 कोड़े पकड़े गए थे, 2 दिन बाद मुझे भी 6 माह कैद फौजी अदालत से, और जो इदारा है उसने जो आज जो दावेदार है उन्होंने 4 सितह की खबर नहीं छापी थी अपने अखबार में। ये जो अपनी तारीख बताते हैं इनके मालिकान के, हमने बड़ी लड़ाइयां लड़ी आजादी सहाफत के लिए, जो इनकी बड़ी ब्रिगेड है। सहाफियों की आइडियोलॉजी होनी चाहिए, पार्टी नहीं बनना चाहिए। फिर पार्टी बनेंगे तो आपके पार्टी कारकुनों होगा जो पुलिस कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये हो रहा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन सहाफियों के साथ बरेलवी को आकर इस तरीके से हाथ से पकड़कर घसीटे, निसार उस्मानी, मिनाज बन्ना के लोग हैं, हमें इज्जत के साथ वो लोग बात करते थे, रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि आइडियोलॉजी उन्हें पता थी। जो पकड़ते थे उन्हें ही पता था, जो हमारे मुखालिफिन थे उन्हें भी पता था। ये लोग, मैं यही कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब ये जिस सतह पर आएंगे उस सतह पर इदारा, रियासत और पुलिस भी आएगी। सही, लेकिन सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि माजी में जिस तरह से आप कोड़ों की बात कर रहे हैं, पहले कोड़े थे तो अब गोलियां भी बरसाई जाती हैं, थप्पड़ भी मारे जाते हैं। अयाज अमीर साहब के साथ क्या हुआ वो भी आपने देखा होगा। आपको नहीं पता, देखिए आयशा भी इस पे ना करें, गोलियां तो छोड़िए ना, बात पजेरो गाड़ियां भी नहीं होती थी गार्डों के साथ, अब तो गाड़ियां पजेरो गाड़ियां हैं, गार्ड बैठे होते हैं 4 इनके। देखा नहीं आपने एंकरों को, कभी हुआ? हम तो मोटरसाइकिल उसके बावजूद सर हामिद मीर साहब को भी गोली लगी, अफसार आलम साहब को भी गोली लगी। छोड़िए ना, मैं नहीं कह रहा ना बाबू, अब उसको बात चलने दें। लाइव चलता रहा एक। सर मैं उस खुफिया हाथ की बात कर रही हूँ जो सहाफियों के साथ इस तरह का सलूक करते। मैं सिर्फ इस चीज की बात कर रही हूँ जी। आप जो आइडियोलॉजी होनी चाहिए, पार्टी मत बने जैसा कि बन गए हैं ये। और जब पार्टी बनेंगे तो हर रियासत इसी तरीके से जब्र करती है, इसी तरीके से रियासत जो है वो फिर सलूक करती है मुखालिफिन के साथ। सही जी ब्रिगेड साहब। जी लेकिन आयशा बात है कि जर्नलिस्ट has to be a journalist. He should not become political activist. Number 1. Number 2, you can't then be highlighting everything of one party. फिर आपको बैलेंस करना। जर्नलिज्म में यही है ना कि दोनों चीजें दिखाएं, अनबाइस्ड, एंड देन पीपल ऑफ दैट कंट्री और दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी टू डिसाइड कि क्या होना। जब आप जिस तरीके से क्वेश्चन करें, जिस तरीके से बात करें, जिस तरीके से आप एड्रेस करें,
और कौमी अदारों को, 2 अदारों के लिए जो कानून बना हुआ कि अदलिया और फौज के ऊपर तनकीद नहीं होगी और इस तरीके से बात नहीं जैसे की जा रही है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाती, रियासत के पास क्या रह जाती है? हाँ, रियासत की गलती है कि रियासत को फिर एक दफ़ा किसी के एक को डिटरेंट सही उसको एग्जाम्पल बनाएं, केस भी सही बनाएं, सजा भी सही हो, ताकि फिर उसको ये शुड एक्ट एज अ डिटरेंट फॉर अदर्स नॉट टू डू लाइक दिस। अभी तो ये आपका सोशल मीडिया का बेसिक इशू है। आप जितना खिलाफ बोल रहे हैं, आपकी व्यूअरशिप बढ़ रही है, आपको पैसे मिल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और आप तो यूर बिकम रिच एंड रिच, और ये 1, 2, 3, 4 दिन के बाद कोर्ट में चले गए, ख़त्म हो गई बात। तो ये तो जर्नलिज्म तो नहीं, ये तो आप बिजनेस कर रहे हैं। मैं 100% मुत्तफिक हूँ मुजाहिद बरेली साहब जो बात कर रहे हैं, दे आर द ओल्ड टाइमर एंड दे आर द राइट जर्नलिस्ट। आज भी उनके पास, मुझे पता है कि क्या कुछ होगा, उन्होंने अर्न किया होगा, क्या होगा। तो ये जर्नलिज्म है। आप इस वक्त जिस तरीके से नए नए लड़के आ रहे हैं, जो वो बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से उनका एटीट्यूड हो रहा है, आई एम अमेज्ड। ये तो इंडिया नहीं कर सका जो हम खुद अपने इदारों के साथ कर रहे हैं। 5th जनरेशन वॉर में यही होता है कि 5th जनरेशन वॉर में तो आप अवाम और फौज को दूर करते हैं और फौज को कमजोर कर देते हैं ताकि विल टू फाइट खत्म हो, उसके बाद जो मर्जी करते हैं। तो इसलिए ये चीजें हमें अब ये समझने की हैं, और रियासत को भी चाहिए कि फिर अगर कोई केस FIR काटे तो सही काटे, ताकि फिर पता चले कि ये जस्टिफाइड है, ये फैक्ट्स एंड फिगर हैं, ये इनकी हरकतें हैं, ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, कहाँ ये कितना फाइनेंशियल बेनिफिट क्या ले रहे हैं, इनके पास क्या था, आज क्या बना लिया है, कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ें देखें। आप एक पार्टी को फिर स्ट्रेट हो जाती है, ये तो जर्नलिज्म नहीं है। देन यू शुड बेटर ज्वाइन दैट पार्टी, और फिर उसको जितना मर्जी आप सपोर्ट करें, नोबडी विल ऑब्जेक्ट। देन यू हैव टू ज्वाइन अ पार्टी, बट यू कांट बी कॉल्ड जर्नलिस्ट कि अगर आपने एक पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरों को आप उनकी बातें खिलाफ बोल रहे हैं, इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। आई थिंक आई एम टोटली अगेंस्ट इट। सही है, ठीक है सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आगे बढ़ाएंगे गुफ्तगू को। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुबशिर बुखारी साहब, सर आज़ादी इज़हार राय ज़रूरी है, जो पाकिस्तान का आइन है ये हक भी देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ प्रेस का, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि हुदूद का तयन करना भी ज़रूरी है? और इसके साथ ही मैं अपना अगला सवाल भी जोड़ देती हूँ कि आप किसी के साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का सलूक जो सहाफ़ियों के साथ किया जाता है माजी में अगर हम देखें या अभी हम देखें, क्या यही तरीका है उनको समझाने का या सबक सिखाने का? बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन आपने किया है। कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान में तकरीबन 80 से ज़ायद सहाफ़ियों का कत्ल हो चुका है। किसी एक का मुजरिम या मुल्जिम किसी को सजा नहीं हुई। बहुत सारे सहाफ़ी मिस हुए, उनका आता पता नहीं। ये जिन साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ तो FIRs हुई हैं, किसने अरेस्ट किया वो भी पता है, कोर्ट में भी पेश हो गए। हमारे एक दोस्त ऐसे हैं जो गायब हैं, जिनके बारे में इत्तलात हैं वो मिसिंग हैं, लेकिन आज और हर हेयरिंग के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वार्निंग दे रहा होता है हुकूमत को, क्या है प्राइम मिनिस्टर को बुला लूंगा, ये कर लूंगा, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं। और वो जेन्युइन सहाफ़ी थे। उसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मौजूद है। हदूद का तयन हमारी एडिटोरियल पॉलिसी, हमारे जो लॉज हैं कर दिए हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जिन साहब की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे सामने इन्होंने करियर स्टार्ट किया, छोटे भाइयों की तरह थे, बड़े मुअद्दब हैं, लेकिन मसला इनका ये था एम्बिशियस हैं। और पहले ये PMLN की गोद में बैठे, और उसके बाद ये इमरान खान साहब की जाके पार्टी के तकरीबन, और ये बात मैं अर्ज कर दूं कि खान साहब के क्लोजेस्ट एडवाइजर्स में शामिल, यानी खान साहब तमाम मशवरा जात में इनको शामिल रखते हैं। तो फिर यकीनी तौर पे वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ज्यादा हैं सहाफ़ी की निस्बत, तो उनको एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे ही अब देखना चाहिए। और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो होता है फिर उसके साथ इस तरह के मामला होते रहते हैं। तो इसलिए जरा इसको अब आप सहाफत से हट के देखिए तो ये ज्यादा मुनासिब होगा। अलबत्ता जो भी चीज होनी चाहिए कानून के दायरे में होनी चाहिए, उनको उनका चार्ज बताया जाए, उन्होंने की बातें, और जब खुद वो उसी कानून को डिफेंड करते रहे हैं, 8-10 प्रोग्राम्स उन्होंने किए थे गालिबन, इसी हवाले से कि पाक फौज के खिलाफ और जजेस के खिलाफ जो कानून है बिल्कुल जस्टिफाइड है, चूंकि मुस्लिम लीग और नून और उनके जो माउथ पीसीज हैं मीडिया में बैठे हुए,
वो कर रहे हैं हमले, तो इसलिए बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो अब उसी कानून का इत्तलाक उन पे हो रहा है, इसलिए कोई इतना उस पे सीखपा होने की जरूरत नहीं है। और इसको मेरा ख्याल है कि आज़ादी सहाफत का मसला भी नहीं बनाना चाहिए। आज़ादी सहाफत उस वक्त कंप्रोमाइज होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुई है और मैं उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा तो कंप्रोमाइज हो रहा है। यहाँ पे धांधली हो रही है, मेरी आंखों के सामने हो रही है, मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा, मुझ पे प्रेशर्स हैं, तो इसका मतलब है कंप्रोमाइज हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन हो रही है और मुझे कहा जा रहा है कि मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूंगा, ये होती है सही। यानी मुबशिर साहब, आपकी राय के मुताबिक ये आज़ादी सहाफ़त का मामला नहीं है और इससे आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।